मैं इस देश में पैदा हुआ हूं, और अगर मैं इस देश में पैदा हुआ हूं तो मेरे पिता कहां पैदा हुए, मेरे माता पिता कहां पैदा हुए, इससे आपका क्या लेना देना। मैं अगर इस देश का नागरिक हूं, मैं यहां पैदा हुआ हूं, तो मैं स्वाभाविक तौर पर इस देश का वोटर हूं। फरवरी के महीने में वोटर लिस्ट अपडेशन का काम खत्म हो गया था और वो पूरी तरीके से पाक साफ पाया गया था, वो बिल्कुल क्लीन था। तो अब क्लीन करने की जरूरत क्या है, अनलेस कि आपके मन में कुछ और प्लान है। तो लेकिन आप ये तो मानते हैं कि जो घुसपैठिए हैं, गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे और रह रहे हैं, उनका नाम तो हटना चाहिए ना। बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन उसके पहले भारत सरकार को यह एफिडेविट देकर देना चाहिए कि वो इस देश के अंदर जो घुसपैठिए आ रहे हैं उसको रोकने में नाकामयाब रही है। पिक्चर चालू करो बे। आशुतोष, आप ही बोलिए। अब आशुतोष पहले भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं। अब जो आशुतोष ये 2-3 कदम पीछे इलेक्शन कमीशन ने खींचे हैं, हालांकि इसी कह रहा है कि हमने कोई कदम पीछे नहीं खींचे, ये तो हम 24 जून के हिसाब से चल रहे हैं। ये कदम खींचना तो स्वागत करना चाहिए ना इसका, तो आशुतोष नहीं, ये स्वागत योग्य कदम है। इसका मतलब ये भी है कि बिना किसी होमवर्क के ये काम किया गया है। आप इतने कम समय में आप करना चाहते हैं और आपने कोई होमवर्क नहीं किया, इसकी वजह से गलतियां हो रही हैं। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे क्लीनलीनेस प्रोसेस है, हाँ, सफाई अभियान है। तो वो जो साल भर जो समरी रिवीजन चलता है वोटर लिस्ट के अपडेशन का, वो क्या है, वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है ना, वो झाड़पोंछ होती है आशुतोष, दिवाली पर सफाई होती है ना असली तो। देखिए, मैं गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, हाँ, क्योंकि 3 तरीके की एक तो रूटीन रिवीजन होता है, हाँ, एक समरी रिवीजन होता है, और तीसरा ये है। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि जब फरवरी के महीने में वोटर लिस्ट अपडेशन का काम खत्म हो गया था और वो पूरी तरीके से पाक साफ पाया गया था, वो बिल्कुल क्लीन था, तो अब क्लीन करने की जरूरत क्या है, अनलेस कि आपके मन में कुछ और प्लान है। दूसरी बात, जो बार बार लोग कह रहे हैं ना कि ये आपका जो आधार कार्ड उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आधार कार्ड के आधार पे तो मैं एयरपोर्ट के अंदर मेरी एंट्री हो जाती है। हाँ, आधार कार्ड के आधार पर सरकार की वेलफेयर स्कीम से फायदे मिल जाते हैं। आधार कार्ड के आधार पर मैं अपनी राष्ट्रीयता और अपनी नागरिकता को मैं साबित करता हूं। अब आधार कार्ड क्यों नहीं मान रहे, यह प्रश्न है ना। दूसरी बात, चलिए, मैं इस देश में पैदा हुआ हूं, और अगर मैं इस देश में पैदा हुआ हूं तो मेरे पिता कहां पैदा हुए, मेरे माता पिता कहां पैदा हुए, इससे आपका क्या लेना देना। मैं अगर इस देश का नागरिक हूं, मैं यहां पैदा हुआ हूं, तो मैं स्वाभाविक तौर पर इस देश का वोटर हूं। यूनिवर्सल सफरेज की बात जो की गई उसी संदर्भ में की गई है। अनलेस कि मेरी नागरिकता पर संदेह हो, तो मेरे माता पिता पाकिस्तान में पैदा हुए या होनोलुलु में पैदा हुए या टुम्बकटू में पैदा हुए, इससे मेरी वोटर लिस्ट में मेरे वैलिडिटी और इनवैलिडिटी का कानूनी या गैर कानूनी होने का प्रश्न कहां से खड़ा हो जाता, मैं समझ नहीं पाया हूं। तो बहुत सारे ऐसे, अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली है, और अमेरिका की नागरिकता लेने के बाद वो वहां के वोटर बन जाते हैं और चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार मिलता है। अब उनके माता पिता कुछ अमेरिका में नहीं पाते, जैसे ममदानी जो अभी है, उनके माता पिता दोनों हिंदुस्तानी, दोनों अमेरिकन नहीं है। वो 7 साल पहले उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली है। तो जो सभ्य समाज है उसका, तो डेवलप्ड सोसाइटी, उसका तो ये फर्ज बनता है ना कि जो भी वहां पैदा हुआ है वो ऑटोमेटिकली वहां का नागरिक है, और उसका आप सर्टिफिकेट मांग सकते हैं कि माता पिता का सर्टिफिकेट आप, और जो 2004 के बाद पैदा उनके माता पिता दोनों का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। जो 87 के पहले पैदा हो, अपना सर्टिफिकेट, जो 87 2004 के भी जो पैदा हुए वो अपने माता पिता में से किसी एक का। ये क्यों? इसका मतलब ये है कि इसके पीछे का उद्देश्य कुछ और है, मंशा कुछ और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, यह पूरा का पूरा जो अभियान है, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समाज के जो सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग हैं, ये उनके खिलाफ उनका विरोधी है, क्योंकि उनके पास इनमें से कागजात उपलब्ध करा पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा, और उनका नाम अगर लिस्ट से गायब हो गया तो वो उसको दोबारा अपना नाम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं वो बेचारे। अब वो कहां कहेंगे भैया ठीक है, हमारा वोटर नाम मत डालो, हम कम से कम अपना घर तो चला ले। हम अगर 3 दिन अगर घर पे बैठ जाएंगे तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, ये उनके खिलाफ है। ओके। हम आप डॉक्यूमेंट लाके दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन को। अच्छा आशुतोष, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि जो घुसपैठिए हैं, गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे और रह रहे हैं, उनका नाम तो हटना चाहिए ना। बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन उसके पहले भारत सरकार को यह एफिडेविट देकर देना चाहिए कि वो
इस देश के अंदर जो घुसपैठी आ रहे हैं उसको रोकने में नाकामयाब रही है। ठीक। भाई आप 2014 के पहले मनमोहन सिंह की सरकार को जिम्मेदार ठहराते थे कि आप बांग्लादेशी को लेकर आ गए। 11 साल से तो आपकी सरकार है, बीएसएफ आपके अंडर में, सीआरपीएफ आपके अंडर में है, ठीक है। और आधे से ज्यादा राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जरा कोई लिस्ट है उनके पास कि कितने बांग्लादेशी इस देश के अंदर घुस के आए, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको बांग्लादेश भेज दिया गया? ऐसा कोई अभी तक ऐसी कोई लिस्ट बनी? अगर आपके नॉलेज में तो मुझे बता दी, मेरे पास तो नहीं मतलब लिस्ट आप आशुतोष ये कह रहे हैं जो समय समय पर रिवीजन चलता रहता है और जो अभी तक होता भी आया है वो काफी है, ये स्पेशल रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। मानक एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, अगर वो रिवीजन गलत है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस देश के अंदर साफ तरीके से रिवीजन। इसका मतलब ये क्या, 2003 के बाद से जितने चुनाव हैं उनमें जो भी रिवीजन लिस्ट बनी है या जो भी समरी लिस्ट बनी है उस पर आपको यकीन नहीं है, इसका मतलब वहां गड़बड़ हुआ है। अगर गड़बड़ हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है? कौन एसडीएम जिम्मेदार है? कोई किसी की जिम्मेदारी तय होगी या अचानक आप एक दिन उठ के बोले नहीं कल से समरी रिवीजन कर देंगे हम? तो ये मैं फिर कह रहा हूं, ये दलित, पिछड़ा और वंचित, शोषित जो समाज के लोग हैं, जो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, जो महीने में 5,000 रुपए कमाते हैं, ये उनके खिलाफ है।